बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल मशीन क्या है। तो इससे रिलेटेड हमारा चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन्स। इसके अंदर फिजिक्स के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। Since the beginning of time, humans have developed devices and tools to make work easier. वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान ने ऐसे डिवाइस मीन ऐसे आलात ऐसे टूल्स को बनाया है जिससे उनको काम में आसानी हो गई है। मोस्ट नोटेबल अमोंग दीज आर 6 सिंपल मशीन। इन सब में से जो सबसे अहम है, ठीक है, ज्यादा मीन के नोटेबल्स हैं, वो 6 सिंपल मशीन हैं। उन मशीन्स में उसके हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुली, लीवर, स्क्रू एंड वेज। व्हाट इज ए सिंपल मशीन? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल मशीन क्या है। अ मैकेनिकल डिवाइस दैट चेंज द डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स इज नॉन एज ए सिंपल मशीन। अगर हम जस्ट सिंपल मशीन की बात करते हैं तो सिंपल मशीन क्या है? कोई भी ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसको हम मशीन कहते हैं। इन जनरल टर्म दे आर डिफाइंड एज सिंपल मशीन। क्या करती हैं कि वो एज एक मैकेनिज्म के तौर पर होती हैं दैट यूज leverage या मैकेनिकल एडवांटेजेस टू मल्टीप्लाई फोर्सेस। सिंपल मशीन हैव few or no moving part to modify motion or force. Let us know about this simple machine. अगर हम सिंपल मशीन की बात करते हैं तो सिंपल मशीन हमारे पास क्या है? कोई भी ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो एक फोर्स की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, उसको हम सिंपल मशीन का नाम देते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ 6 हमारे इस चैप्टर के अंदर सिंपल मशीन है, जिसके अंदर हम देखते हैं। पहले हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन सिंपल हमारे पास एक मशीन है। इट इज ए स्लोपिंग प्लेन यूज टू राइज हैवी बॉडीज। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली एक हमारे पास स्लोपिंग प्लेन है जिसको हम यूज करते हैं हैवी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए। इंक्लाइनेड प्लेन्स मेक इट इजियर टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट टू ग्रेटर हाइट्स। मीन की चीजों को ऊपर उठाने के लिए हमारे लिए इन मशीनों को यूज करना आसान हो गया है। ये एक सिंपल मशीन है जिसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, जिसने हमारे काम ये आती है कि जो हैवी बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको हम इजीली ऊपर उठा सकते हैं। देयर आर टू वे टू राइज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जिसको हम ऊपर उठाना चाहते हैं, दो तरीकों से हम कर सकते हैं। इट कैन बी इधर राइज बाय लिफ्टिंग इट स्ट्रेट अप, या तो हम इसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लिफ्ट करके उठा सकते हैं, और बाय पुशिंग इट डायगोनल अप, या हम इसको डायगोनल पोजीशंस के अंदर ऊपर की तरफ पुश करके भी हम चीजों को ऊपर राइज कर सकते हैं। ये डायग्राम आपको नजर, जिस तरह हमारे पास एक तरह की ट्रॉली होती है पहियों वाली, जिसके अंदर हम अपनी चीजें रख के हम उसको धकेलते हैं, इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर राइज कर सकते हैं। लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अप, ऊपर अगर हम किसी भी चीज को उठाते हैं, मूव द ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा हम उसको एक डिस्टेंस के ऊपर मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर उठ जाता है। बट ए मोर सिग्निफिकेंट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड। लेकिन क्या होता है कि हमें उसके ऊपर एक फोर्स डालनी पड़ती है। मीन हमारे पास जब ट्राली होती है, हम उसके ऊपर एक फोर्स डाल के हम उसको पुश करते हैं। जब वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना, वो लिफ्ट अप कर जाता है स्ट्रेट अप डायरेक्शंस के अंदर मूव अप करता है। यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है कि रिक्वायर्ड ए स्मॉलर फोर्स बट मस्ट बी एक्सर्ट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन को यूज करके किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है जो हम उसके ऊपर एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर एग्जर्ट करते हैं। अ फ्यू एवरीडे एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्लूड, हमारे पास साइड वॉक रैम्प्स होती हैं, जिस तरह हाईवे एक्सेस रैम्प्स, इंक्लाइंड कन्वायर बेल्ट्स होती हैं, या हमारे पास स्विच बैक रोड्स होते हैं। ये सारे हमारे पास मुख्तलिफ इंक्लाइंड प्लेन्स के अंदर इसके एग्जांपल्स हैं। सेकंड हमारे पास जो सिंपल मशीन है वो हमारे पास है व्हील एंड एक्सल।
व्हील एंड एक्सल्स मेक वर्क इजियर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट अक्रॉस डिस्टेंस। किसी भी डिस्टेंस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मूव करके हमारे काम को आसान कर दिया है। व्हील एंड एक्सल ग्रेट रिड्यूस द फ्रिक्शन इन्वॉल्व इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको एक फ्रिक्शन मीनिंग रिकवर्ड का सामना करना पड़ता है। तो व्हील एंड एक्सल ने क्या किया है, बेसिकली उस फ्रिक्शन को, जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में उसको मुश्किल पेश आ रही थी, उसके अंदर एक रिकावट थी। फ्रिक्शन मीन कोई रिकावट, तो हम उसको रिड्यूस कर दिया है। द व्हील, व्हील क्या होता है कि इसके राउंडेड एंड्स होते हैं एंड टर्न विद एक्सल कजिंग मूव। ठीक है, एक व्हील होता है उसके साथ एक एक्सल्स होता है जो उसको टर्न करता है। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो मूवमेंट करता है। व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के अंदर व्हील मीन जो हमारे पास एक पहिया होता है, वो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक अहम इजाद है। Before the invention of wheels, the amount of load and distance through which we could carry the load over land was limited. व्हील से पहले जो एक जमीन के ऊपर हम जितना भी लोड उठाते थे हमारे लिए एक लिमिटेड था। It is easier to roll a 2000 kilogram block of stone using logs placed underneath it than to push it. अब हमारे लिए तकरीबन 2000 किलोग्राम अगर हम स्टोन के ब्लॉक उठाना चाहते हैं, तो जब हम उसके लिए भी उसके नीचे व्हील होंगे एक्सल्स होगा, तो उनको मूव करना, उनको उठाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह हमारे पास व्हील एंड एक्सल्स की कोई भी हमारे पास मशीन जिसके ऊपर हम लोड उठाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पुली। इंस्टेड ऑफ एक्सल्स अ व्हील वुड आल्सो रोटेट आर रोप कॉर्ड आर बैक। एक्सल्स की बजाय अगर हम व्हील की बात करते हैं तो वो रोटेट कर सकते हैं किसी भी रोप मीन रस्सी को, कोई भी कार्ड बेल्ट वगैरह को। द वेरिएशन ऑफ व्हील एंड एक्सल्स इज ए पुली। इन ए पुली का कार्ड रैप अराउंड ए व्हील। व्हील के एक कार्ड, एक लूप को, एक रूट को, एक रस्सी को हम लपेट देते हैं, इसको हम पुली का नाम देते हैं। इट इज ए सिंपल मशीन दैट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कोई भी फोर्स उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करने के लिए, हम ऊपर उठाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल रूप की कॉर्ड या बेल्ट की फॉर्म में एक मशीन है जिसको हम पुली का नाम देते हैं। व्हेन द व्हील रोटेट्स द कार्ड कैन मूव इन ईदर डायरेक्शन। व्हील के साथ हम उसको अटैच करते हैं, ठीक है, उसको मीन को उसके साथ हम उसको बांध देते हैं। सिंपल आप ये कह सकते हैं जैसे व्हील रोटेट करता है तो पुली भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। बाय अटैचिंग ए हुक टू द कार्ड द व्हील रोटेशन कैन आल्सो राइज और लोअर द ऑब्जेक्ट मेकिंग वर्क इजियर। अब क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम एक हुक अटैच कर देते हैं उस पुली के साथ, उस रोप के साथ, या हम उसको कार्ड का नाम भी दे सकते हैं। व्हील रोटेट करता है तो वो ऊपर होती है या नीचे होती है, जो हमारे पास एक पुली होती है। इसी तरह पुली के मूव करने से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी मूव कर सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ पुली हेल्प इन मेकिंग ए वैरायटी ऑफ लिफ्टिंग एंड मूविंग टास्क इजी। ठीक है, काम को आसान कर दिया है। मुख्तलिफ टाइप्स की पुली होती हैं जिससे हम मुख्तलिफ तरीके से अपने वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। पुली सिस्टम इज नेसेसरी टू फर्स्ट अ फ्लैग ऑन ए फ्लैग पोल। फ्लैग पोल मीन जब हमने कोई फ्लैग, झंडे को हमने ऊपर लटकाना होता है तो हमारे लिए पुली बहुत जरूरी होती है। अ रोप इज अटैच्ड टू द पुली टू राइज एंड लोअर द फ्लैग मोर इजीली। उसके साथ एक रस्सी अटैच होती है पुली के साथ, ठीक है, जिसकी मदद से हम इजीली फ्लैग को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। देन हमारे पास है लीवर। अ लीवर इज ए टूल दैट इज यूज्ड टू pry ऑब्जेक्ट लूज। लीवर क्या होता है कि एक हमारे पास टूल है, एक इस तरह का डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो होती है लूज करने के लिए। लीवर्स आर आल्सो यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए भी यूज करते हैं। लीवर हैज एन आर्म दैट टर्न अगेंस्ट ए फल्क्रम। लीवर में क्या होता है कि इसका एक बाजू होता है जो कि एक उस फल्क्रम के अगेंस्ट क्या करता है, टर्न करता है। Exerting a force on one end of the pivot create a force on other end of the lever। अब हम क्या करते हैं कि लीवर के दो एंड होते हैं, एक एंड के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरा एंड ऑटोमेटिक जो होती है उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट हो जाती है लीवर के दूसरे एंड पे। Applied force is either increase or decrease based upon the distance from fulcrum to the load। अब क्या होता है कि फुलक्रम से लोड का जितना डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो इंक्रीज करी है उसको या डिक्रीज करी है। एंड फ्रॉम द फुलक्रम टू द इफर्ट, ठीक है, और फुलक्रम से इफर्ट की तरफ। फुलक्रम मीन जो दरमियाना हिस्सा होता है, ठीक है, इफर्ट जिसके ऊपर हमने अपना जो होती है मीन जिसने ऊपर मूव करना है।
A few example of lever are hammer that we use to break nails loose, ठीक है, उसके बाद and the kids favorite सीसा वगैरह, ये सारी इसके अंदर इसके एग्जांपल्स। देन हमारे पास स्क्रू क्या है? इनक्लेड प्लेन wrapped around a shaft is known as a screw, ठीक है। स्क्रू मीन कोई भी पेज, उसको हम कहते हैं। द टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्क्रू आर टू होल्ड थिंग्स टुगेदर और टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट। इसका स्क्रू का काम क्या होता है? दो इसके अहम फंक्शन होते हैं दो। एक, चीजों को आपस में होल्ड करना, देन क्या होता है, लिफ्ट करना मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट। द थ्रेडिंग अराउंड द शाफ्ट इज ए स्क्रू मेक इट मोर एफिशिएंट टूल टू होल्डिंग थिंग्स टुगेदर। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेसिकली स्क्रू होता है उसके अंदर एक धागा लगा होता है जो उसको एक अहम एफिशिएंट टूल बना देता है, जिसकी वजह से वो चीजों को आपस में होल्ड करता है। द थ्रेड ग्रिप द सराउंडिंग मटेरियल लाइक हमारे टीथ को रिजल्टिंग इन ए स्क्रू होल्ड। फ्यू एग्जांपल ऑफ स्क्रू इंक्लूड, हमारे पास बोल्ट की एग्जांपल है, क्लैम्प, स्पिनिंग स्टूल एंड स्पाइरल स्टीयर कास वगैरह, ये सारे मुख्तलिफ हमारे पास स्क्रू की एग्जांपल। A car jack is also an example of screw used to lift sometimes हम इसके लिए इसको हम कार जैक एग्जांपल भी स्क्रू को दे सकते हैं। या इसका एक शाफ्ट होता है, इसके साथ एक थ्रेड लगा होता है और इसकी एक पिच होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच। A winch is a simple machine that is used to break apart substance by applying force। मीन हमारे पास एक हथौड़ा होता है, ठीक है, हथौड़ा इसको आप उर्दू में कह सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं इस सिंपल मशीन को अपनी चीजों को मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेकअप करने के लिए। A nail is a common example of which. In a nail, the force is applied to which head area. Applied force is concentrated in a small point area where the force is exerted। अब हम क्या करते हैं, हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो चीज होती है वो छोटे छोटे ब्रेक पार्ट्स के अंदर ब्रेकअप हो जाती है। At this point, the force is magnified and enable the force to पर्स थ्रो ऑब्जेक्ट। इस तरह फोर्स जो होती है उस पॉइंट के ऊपर अहम बन जाती है, एक स्टेज आती है कि इस फोर्स की वजह से वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एज द नील सिंक इनटू द ऑब्जेक्ट शेप एट द पॉइंट ऑफ द नील मूव फॉरवर्ड एंड फोर्स ऑब्जेक्ट अपार्ट। देन हमारे पास है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ मशीन वर्क। ये हमारे पास 6 जो हमारे पास सिंपल मशीन्स थे, ठीक है, जिनकी आपको पिक्चर भी आपकी बुक में उसकी बताई हुई है, आप उसको देख के आप उसको क्लियरफाई कर सकते हैं। एंड देन उसकी आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मशीन का नेम क्या है और उसका क्या फंक्शन है। देन हम देखते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर एक मशीन काम करती है। द प्रिंसिपल ऑफ मशीन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का हमने लॉ पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, तो हम उसको कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो उस लॉ के ऊपर ये बेस करता है जो मशीन का बेसिकली प्रिंसिपल है। द एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। इसके एनर्जी के लॉ ऑफ कन्वर्जन के मुताबिक हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो कभी भी ना तो वो क्रिएटेड होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। So we can say that according to this law, the work done on the machine जिसको हम इनपुट कहते हैं at most will be equal to the work done by the machine जिसको आउटपुट मीन के एक फोर्स जो हम मशीन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको हम इनपुट का नाम देते हैं। उस फोर्स के नतीजे में मशीन जो होती है जो वो काम करती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। देन हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट resist motion when the surface of an object come in contact with surface and friction mean कोई रिकवर। ये बेसिकली फोर्स होती है जो किसी भी एक बॉडी की सरफेस को मूव करने में रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है। द मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ मशीन इज रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब मशीन का क्या फायदा है कि ये होती है कि इसने फ्रिक्शन की फोर्स को रिड्यूस कर दिया है, या इन अदर वर्ड द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कम हो गई, मीन हमें कम इनपुट डालनी पड़ती है, मशीन हमें ज्यादा आउटपुट देती है। क्यों? क्योंकि जो मशीन है उसने बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया है। An automobile use one quarter of its energy on limited friction. So friction in these allow the car to stay on the road and friction in clutch that make it possible to drive। अब जो कार अगर हम सड़क पे चलाते हैं तो बेसिकली एक फ्रिक्शन की फोर्स होती है, जब हम चाहते हैं अपनी गाड़ी को रोक भी सकते हैं, देन हम जब चाहते हैं उसको मूव कर सकते हैं। फ्रॉम मैचेस टू मशीन टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट
सिग्निफिकेंट फेनोमेना इन फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम फिजिकल दुनिया की बात करते हैं तो एक इमेजेस से लेके इवन मशीन्स तक हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ्रिक्शन एक सिग्निफिकेंट फेनोमेना है। इन दिस आर्टिकल हम इसमें डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। What is the frictional force? Frictional force is the force generated by two surfaces that contact and slide against each other. जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती हैं तो उस टाइम एक जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स का नाम देते हैं। A few factor affecting the frictional force। कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं? These forces are mainly affected by surface texture mean जिस सरफेस जो आपस में दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे उनकी सॉफ्ट किस तरह की है एंड अमाउंट ऑफ द फोर्स इंपेलिंग देम टुगेदर और अमाउंट ऑफ फोर्स कितनी है जो उनको आपस में एक दूसरे के साथ इंपेल कर रही है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि एंगल एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अमाउंट के ऊपर द एंगल एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। मीन जो एक फोर्स ऑब्जेक्ट की है वो फ्रिक्शनल फोर्स की किस एंगल के ऊपर है, किस डायरेक्शन में है। दूसरा फैक्टर। तीसरा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेट। अब अगर हम एक बॉडी को किसी एक दूसरी बॉडी के अगेंस्ट बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में रखें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, उसके वेट की बिल्कुल बराबर होगी। If an object is pushed against the surface, then the frictional force will be increased and become more than the weight of object। लेकिन अगर हम उसके against push करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो ज्यादा हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसका वेट जो ना वो ज्यादा हो जाता है। अब हमारे पास है कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट सरफेस कैन अप्लाई अपॉन एन ऑब्जेक्ट कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग गिवन फार्मूला। एफ मीन की फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास है म्यू प्लस एफ। दिस हेल्प टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। वी आर हैव प्रोवाइड मेथड, यह हमें एक मेथोडोलॉजिकल स्टेप प्रोवाइड करती है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स। एफ हमारे पास है नॉर्मल फोर्स है। The normal force is support the force exerted upon object that is constant with other stable object। Normal force को हम easily describe कर सकते हैं इन other formula के अंदर। Mean N is equal to mg। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास m है वो ऑब्जेक्ट का मास है और g हमारे पास स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है कि लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है उसको हम स्मॉलर g से शो करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.8। In the case of inclined surface, the strength of normal surface is reduced. The more surface is inclined, hence formula become हमारे पास u बन जाते हैं n is equal to mg cos theta। अभी हमारे पास जो थीटा है रिप्रेजेंट करता है एंगल को टू द सरफेस इन इंक्लाइन। इन सिंपल कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट दैट अगर एक नॉर्मल फोर्स हमारे पास 2 kg है, जो सरफेस है उसके ऊपर जो फोर्स है वो हमारे पास n इज इक्वल टू mg। m हमारे पास उसका मास 2 kg है, g की वैल्यू में पता है 9.8 है, तो हमारे पास जो टोटल जो एक हमारे पास फोर्स n जो होगी जिसको हम नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.6 होगी। राइट कोएफिशिएंट। अब हम इसमें कोएफिशिएंट हमारे पास था, ठीक है, उसमें हम देखते हैं क्या है। द कोएफिशिएंट जो हम चूज करते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी सिग्निफिकेंट सिचुएशन क्या है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग अक्रॉस द सरफेस तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल स्टेट पोजीशन में, स्टेटिक मीन सेकंड पोजीशन में है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा। सो हमारे पास यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो स्टेटिक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूज दी कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन में है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोएफिशिएंट जो थे वो स्लाइडिंग फ्रैक्शन में। द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड आल्सो इफेक्ट द कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इफ द ब्लॉक वाज ऑन ए ब्रिस्क सरफेस द कोएफिशिएंट वुड बी 0.6 होगा। लेकिन अगर ब्लॉक एक क्लीन वुड एक लकड़ी के ऊपर है तो उस वक्त कोएफिशिएंट की रेंज 0.25 से लेकर 0.5 हो सकती है। देन हमारे पास है कैलकुलेटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। हमने पहले पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई n मीन नॉर्मल फोर्स।
अगर हमारे पास 2 kg नॉर्मल फोर्स है और जो हमारे पास कोएफिशिएंट है 0.5 है, तो हम कैलकुलेट कर देंगे N इज इक्वल टू, वो नो M प्लस जी हमारे पास एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 है। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.6 आ जाएगा। तो देन हमारे पास है F इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई हमारे पास है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है 0.5 है, क्योंकि वो वुड के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 19.6 न्यूटन। तो हमारे पास जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, जिसको हम कैपिटल F से शो करते हैं, वो हमारे पास है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की डिफरेंट टाइप्स कौन की। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक था सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या है, इसकी डेफिनेशन, देन सिंपल मशीन की टाइप, 6 सिंपल मशीन हमने पढ़ी है आज के अपने इस लेक्चर्स के अंदर। एक हमारे पास था लीवर, स्क्रू, देन हमारे पास पुली, व्हील एंड एक्सल, देन हमारे पास था व्हील एंड एक्सल। ठीक है, देन हमारे पास इंक्लाइन प्लेन। ये हमारे पास 6 जो होती है सिंपल मशीन थी। उसके बाद इन सब की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन हमारे पास हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शनल फोर्स क्या है। फ्रैक्शनल फोर्स कौन से फैक्टर हैं जो फ्रैक्शनल फोर्स के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हमने इसमें पढ़ा है कि फ्रैक्शनल फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अल्लाह हाफिज।